हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपकी यूपीएससी की तैयारी ठीक चल रही होगी। एंड हम आज ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे, हीट बजट के बारे में, हीट ट्रांसफ़र। सो सारा कुछ हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। एंड जो बिगनर्स हैं उनकी भी हेल्प होगी एंड जिनके पास एक्सपीरियंस है, अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनकी भी रिवीजन हो जाएगी यहाँ से। सो शुरू करते हैं हम हीट बजट से। सो लाइक ये सन है हमारा, ठीक है। यहाँ से 100 यूनिट्स आती हैं एंड धरती जो हमारी है वो सारी की सारी यूनिट्स अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करती, तो बाहर भी छोड़ देते हैं कुछ, तो ये भी हमने याद रखना है। और एक इसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है कि जो सूरज से जो भी सनलाइट आ रही है, ठीक है, जो भी यूनिट्स आ रही हैं एंड जो वो होती हैं वो शॉर्ट वेव लेंथ होती हैं। एंड जब धरती से टकरा के ये वापस जाती हैं तो इसको लॉन्ग वेव लेंथ कह देते हैं। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 100 यूनिट धरती अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाहर कुछ छोड़ेगी वो और आधी रास्ते में रुक जाएंगी, राइट। सो प्रैक्टिकली एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ 14.5 डिग्री सेल्सियस, बल्कि इतना टेम्परेचर रहता है धरती का। एंड वो भी ग्रीन हाउस गैस जो नेचुरली हैं उनकी वजह से रहता है। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होंगी तो धरती बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, राइट। सो द अकाउंटिंग ऑफ हीट इन अ सिस्टम इज नोन एज द हीट बजट। सो हीट ट्रांसफर क्या होता है अब? सो हीट ट्रांसफर जो होता है उसमें तीन चीजें आती हैं, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से एंड रेडिएशन से। सो जो कंडक्शन है, व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कंटैक्ट ऑफ टू बॉडीज, बल्कि जैसे कोई पतीला है ना, पतीले के ऊपर हम हाथ लगाते हैं तो पूरा का पूरा पतीला गर्म हो जाता है, राइट। बल्कि आग तो उसके नीचे लगी थी लेकिन वो गर्म सारा हो गया, तो बॉडी की टच संपर्क में आके वो गर्म हो रहा है, तो कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? व्हेन हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स हो गए, उसके द्वारा जब चीज होती है, जैसे बांफ है, बांफ ऊपर गर्म होकर उठ जाती है, ठीक है, तो हमें भी गर्म गर्म सा महसूस होता है जब हम पतीले के पास लाइक खड़े हैं, उसके ऊपर जब भाप जो उड़ के ऊपर आ रही है तो वो भी गर्म गर्म सी होती है, तो वो कन्वेक्शन होगी हमारी। और रेडिएशन क्या होगी? व्हेन हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बल्कि वहाँ पे बीच में कोई मीडियम नहीं है स्पेशली ऐसा, जैसे यहाँ पे एयर थी, ठीक है, यहाँ पे बॉडी टच हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसके जरिए हमारे पास, जैसे सूरज है, सूरज की जो किरणें हमारे तक रोशनी आ रही है, ठीक है, वो हमें जहां तक गर्म कर देती है, तो वो रेडिएशन है दोस्तों। सो उसके बाद है वेपोरेशन। सो वेपोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस, ठीक है। वेपोरेशन जैसे घड़ा है, घड़े के आले दुआले वो पानी के वो बीज से जम जाते हैं, लाइक है ना, छोटे छोटे ड्रॉप्स वगैरह से, तो वो ठंडे करने की प्रक्रिया है वो। सो जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बाम बन के ऊपर उठ जाता है, ठीक है, तो उसको वेपोरेशन कह देते हैं हम। उसके बाद ये वेव लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेके जहाँ तक जो पूरा, ठीक है, ये तो मतलब कि ऊपर वाली होगी, नीचे वाली है, लेकिन यहाँ से लेके जब यहाँ तक ऐसे पूरा मोड़ करके वापस फिर यहाँ पे आ रही है, उसको वेव लेंथ कह देते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम और देख लेते हैं, लाइक शॉर्ट वेव रेडिएशन हमने देख लिया कि सूरज से धरती तक आ रही है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है। जो धरती से टकरा के वापस जा रही है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है, ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बिगिनर्स को स्पेशली। उसके बाद नेचर ऑफ वेव डजंट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि जो वेव का नेचर है वो चेंज हो जाएगा, वो सेम ही रहता है। एंड मेन बात इंपॉर्टेंट है ये वाली, जो हम कह रहे थे कि 100 की 100 यूनिट्स धरती ऑब्जर्व नहीं कर सकती। देखिए जैसे सूरज है ना, सूरज से 14 यूनिट्स आ रही हैं, 14 यूनिट्स आ रही हैं, तो उसको तो एटमॉस्फेयर ही ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, लाइक गैसेस वगैरह हैं वो ऑब्जर्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 6 यूनिट्स जो आई वो कोई पार्टिकल्स वगैरह थे हवा में, ठीक है, उससे टकरा के वापस चलेगी 6 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से और जो आई यूनिट्स आई, तो आइस का जो एल्बिडो होता है, एल्बिडो मतलब कि जो चीज टकरा के वापस चली जाती है ना, आइस का काफी याद होता है, जो फ्रेश आइस होती है, तो 2 यूनिट ऐसे वापस चलेगी। फिर क्लाउड वगैरह थे, 27 यूनिट्स क्लाउड के साथ टकरा के वापस चलेगी, ओके। उसके बाद फिर ये हमारी होगी कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, 9 यूनिट्स ऐसे वापस चलेगी कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, वेपोरेशन चलेगी 19, ठीक है। फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है 23 यहाँ से चलेगी। एंड मतलब कि ऐसे ऐसे करके जो धरती है वो अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ती रहती है, गर्मी छोड़ती रहती है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। सो 51 यूनिट पृथ्वी की सतह अवशोषित कर लेती है, एंड 51 के पास ऐसी यूनिट्स हैं जो धरती अपने अंदर समा लेती है, अदरवाइज सारी की सारी वो वापस छोड़ देती है, ठीक है। तो 51 आपने याद रखना है कि 51 के आसपास याद रख सकते हैं, ठीक है। अब जो 51 यूनिट्स हमने देखा कि धरती ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली थी, ठीक है, वो ये वाली हैं, लाइक 9 + 19 + 23, तो इनको मिला के 51 हो जाती हैं। एंड 51 ये जो ऑब्जर्व की थी इनको फिर लॉन्ग वेव रेडिएशन से धरती छोड़ देती है वापस, तो ये आपने याद रख लेना है। सो ये अगर नोट्स बनाने हो आपने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि हीट बाय द काउंटिंग ऑफ इनकम शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इन द टर्म ऑफ एनर्जी अर्थ वेव। मतलब आप इसको लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से बना सकते हो आप नोट्स वगैरह अगर बनाने हैं। अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया है, वो टॉपिक ज़्यादा समझने वाला ज़्यादा था यहाँ पे।
अगर फिर भी आप लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकला, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हील्ड बाय द हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बल्कि धरती सूरज से जो किरणें आ रही हैं, सूरज से जो सनलाइट आ रही है उससे गर्म नहीं हो रही, ठीक है। धरती गर्म किस चीज से हो रही है, एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द हीट रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जो हीट अर्थ सरफेस से रिलीज कर रहा है, अपने अंदर से छोड़ रहा है, फिर वो ग्रीन हाउस गैस अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, क्योंकि शॉर्ट वेव जो वेव रेडिएशन होती है उसको तो ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व नहीं कर सकती अपने अंदर, लॉन्ग को कर सकती है। तो जो धरती छोड़ रही है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, तो उसको ग्रीन हाउस गैसेज अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, धरती उससे गर्म होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसोलेशन के बारे में। सो इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक है। इंसोलेशन आ रही है, लाइक ये पर्टिकुलर कोई एरिया है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर जो भी एनर्जी पड़ रही है यहाँ पे गर्म हो जाएगा एरिया। तो इट इज द सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज अ मेजर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन सोर्स टेम्पोरल एज वेल एज रीजनल वेरिएशंस। तो मतलब की अलग अलग हो सकती हैं। तो सूरज कई जगह पे स्लैंट रेस पड़ रही हैं उसकी, कई जगह पे सीधी रेस पड़ रही है, जैसे इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, पड़ती हैं उसकी। सो व्हेन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कैलकुलेटेड इन द क्वार्टर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज कॉल्ड द सोलर कांस्टेंट विच इज अप्रोक्स 1.94 कैलोरीज। तो ये आपने याद नहीं रखना है। तो देखिए, लाइक इंसोलेशन एंड सोलर कांस्टेंट बोथ आर same concept except that insolation can be measured anywhere while solar constant is measured in outer atmosphere layer। लेकिन बल्कि कहने का आपने इतना मतलब समझना है कि इंसोलेशन क्या है, धरती से हमारे तक रोशनी आ पा रही है उसकी, एंड उसकी वजह से धरती जहाँ पे उसका स्पेशली कोई एरिया गर्म हो रहा है उसको हम इंसोलेशन कह देते हैं। सो फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द अर्थ। अब इंसोलेशन को क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, कि जैसे सूरज है ना, सूरज कई इक्वेटर पे लाइक सीधा पड़ रहा है, अगर और कई ऐसी एरिया जो पोल्स हैं, पोल्स पे तो बिल्कुल स्लैंड सा पड़ रहा है, वहाँ पे तो धूप भी नहीं आती कई बार, राइट। तो आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ द डे, अगर दिन छोटा है तो ऑब्वियसली धूप कम मिलेगी, अगर दिन लंबा है तो धूप ज्यादा पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सन, की सूरज होता है नहीं कि धरती इस टाइम पे पेरिजी अपोजी हो जाता है, लाइक उस टाइम पे डिस्टेंस फ्रॉम द सन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर नजदीक है सूरज धरती के तो ज्यादा गर्म होगी ऑब्वियसली। फिर एटमॉस्फेरिक प्रोसेस आ जाता है बीच में, जैसे क्लाउड है, अगर क्लाउड ज्यादा है आज तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पाएगी, तो ये भी इफेक्ट करेगा। सनस्पॉट साइकिल एस्पेक्ट ऑफ स्लोप, मतलब ये 11 साल बाद आती है सनस्पॉट की जो साइकिल होती है, एंड इससे भी सोलर रेडिएशन वगैरह निकलती है ज्यादा, तो धरती के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। लाइक ये लाइट रेस आ रही है ऊपर से, ठीक है, और यहाँ पे इतने डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब थोड़ी इधर चीजें बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे सरफेस था तो वापस चलेगी वो, मतलब कि स्लैंट सी बढ़ रही है, सीधी नहीं बढ़ रही, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। अगर सीधी बढ़ रही है तो ज्यादा गर्म हो जाएगी चीज। उसके बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमने देख लिया था, लाइक एक स्पाशियल रीजन हो गया, एक टेम्पोरल रीजन हो गया। अब टेम्पोरल में एक एनुअल हम देखते हैं, एक डायरोनल देखते हैं। एनुअल में क्या होगा, साल में सूरज की स्थिति क्या होती है। डायरोनल क्या हो गया कि डेली सूरज की स्थिति क्या है, ठीक है। एक तो साल में होगी, साल ज्यादातर कहाँ पे रहता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि कैप्रिकॉर्न से है ना नीचे नहीं जाता और कैंसर से ऊपर नहीं जाता, उसके बीच बीच रहता है वो सारे साल। डायरोनल क्या हो गया कि दिन में सूर्य की स्थिति कहाँ पे है ना, तो वो होता है डायरोनल। उसके बाद लाइक ये रहा डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो ये अपना एपिहीलियन है, ये पेरिहीलियन है। एपिहीलियन बल्कि 4 जुलाई को सूरज जो है हमने यहाँ पे देखा कि सबसे दूर होता है धरती से, एंड जो पेरिहीलियन है बल्कि पैर बल्कि पास है ना पी पे, तो वो 3 जनवरी को सबसे ज्यादा पास होता है, ठीक है। अब धरती भी कुदरत भी काफी देखिए अच्छी है। अब जनवरी को ऑब्वियसली हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्दियाँ होती हैं, तो उस टाइम पे सूरज ज्यादा पास कर दिया कुदरत ने, है ना, कि जब सर्दियाँ ज्यादा हैं यार सूरज पास कर देते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। और जुलाई में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं, ठीक है, अभी पड़ेंगी, सो सूरज उसमें दूर कर दिया, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस का हमने वही समझा था कि क्लाउड अगर ज्यादा है तो सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, ठीक है, तो वो भी इफेक्ट करेगा। फिर बाकी एस्पेक्ट ऑफ स्लोप क्या है, ठीक है, लाइक इधर पहाड़ आ गया, अब इधर की साइड ज्यादा धूप पड़ती है, इधर की साइड पड़ नहीं रही, तो एस्पेक्ट ऑफ स्लोप वो भी। फिर हमारा सन स्पॉट साइकिल आ गया। एट एवरी 11 ईयर सन स्पॉट साइकिल बल्कि सोलर फ्लेयर्स आती हैं, एंड द टेम्परेचर ऑफ सन स्पॉट इंक्रीज इन द इंसुलेशन ऑफ द अर्थ आल्सो इंक्रीज, बल्कि जो अर्थ का टेम्परेचर है उसमें भी 1% की बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है कई बार। सो ड्यू टू मैग्नेटिक एनोमलीज, लाइक ये सन स्पॉट होते हैं, ठीक है, हमारे, एंड ये वैसे इनमें से तो सबसे जो ठंडी जगह होती है ये, ठीक है, सूरज के बाकी एरिया के अकॉर्डिंग। लाइक उसके बाद ये वाली 3500 डिग्री इसका टेम्परेचर मान सकते हो आप, और बाकी सूरज का आप 6000 डिग्री मान सकते हो, मतलब कि ये इनमें से थोड़ी ठंडी जगह है, लेकिन फिर भी ये सनस्पॉट थोड़ा अलग दिखता है, ओके, इसलिए। फिर उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशंस वगैरह हैं। फिर ये हम ऐसा करेंगे या तो फिर अगले टॉपिक में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, राइट।
तो इतना ठीक है आज के लिए। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए ठीक है गाइस, चलते हैं फिर। थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे।